Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta in your selection with Focus 27. This video is very important and it is about Charles Dickens. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe this channel. Let us see the first question. Humbug Casby in Little Dorrit is Flora's father and the landlord of Bleeding Heart Yard. Here is question that कि Humbug Casby नाम का एक कैरेक्टर है, वो कौन है लिटिल डोरिट नाम के नॉवेल जो कि चार्ल्स डिकेंस का है। तो लिटिल डोरिट कौन क्या है? चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है और इसमें एक कैरेक्टर है हम्बग कैसबाई। तो हम्बग कैसबाई जो है पूछा जा रहा है कि ये कौन है। तो ये फ्लोरा नाम के कैरेक्टर है इस नॉवेल में, उसके फादर है और साथ में ये लैंडलॉर्ड भी है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं लिटिल डोरिट के बारे में। पब्लिश्ड सीरियली फ्रॉम 1855 to 1807, book form in 1857, the novel attacks the injustice of the contemporary English legal system. तो लिटिल डोरिट जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है फर्स्ट 1855 से 57 के बीच और फिर 1857 में फाइनली एक बुक के फॉर्म में ये पब्लिश होता है। इस नॉवेल में किस चीज के बारे में बात की गई है? तो इस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस ने जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम है कि इनजस्टिस पर इन्होंने अटैक किया है। तो जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम था वो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं था, बिना वजह के ही किसी को डिस्टर्ब किया जाता था। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर इन्होंने बात की है कि कितना इनजस्टिस है इंग्लिश लीगल सिस्टम में। Second question, Charles Dickens' Little Dorrit is an attack upon Marshalsea, the debtor's prison in the system that is responsible for its existence. Actually, Little Dorrit में इन्होंने जिस चीज पर इन्होंने अटैक किया चार्ल्स डिकेंस ने, दैट इज एक मार्शल्सिया है जो कि डेटर्स प्रिजन है और उसी के बारे में इन्होंने इस नॉवेल में बात की है। इन्होंने कहा है कि कैसे मतलब एक तरह का प्रिजन सेटअप किया गया था एट द टाइम कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी में, जो कि डेटर्स के लिए होता था। यानी कि अगर कोई मतलब पैसा उधार ले लिया और उसे चुका नहीं पाया तो उन लोगों को प्रिजन में, जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी को लेकर बात की है लिटिल डोरिट में। मार्शल्सिया द डेटर्स प्रिजन इन द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो लिटिल डोरिट में इन्होंने मार्शल्सिया जो कि डेटर्स प्रिजन है और उस सिस्टम जिसकी वजह से इस तरह का प्रिजन एग्जिस्टेंस में आया है, उसी को लेकर चार्ल्स डिकेंस क्या करते हैं, अटैक करते हैं अपने इस नॉवेल लिटिल डोरिट में। लिटिल डोरिट में जो मेन कैरेक्टर है एमी डोरिट, जिसके लिए लिटिल वर्ड यूज किया गया नॉवेल के टाइटल में, तो ये लिटिल डोरिट कोई और नहीं एमी डोरिट ही है। शी इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हर फैमिली। तो एमी डोरिट जो है वो यंगेस्ट चाइल्ड होती है अपनी फैमिली में और इसकी जो पालन पोषण है, देखभाल हुआ है, इसका जो जन्म भी हुआ है वो मार्शल्सिया प्रिजन में ही हुआ था, जो कि लंदन में डेटर्स लोगों के लिए प्रिजन है। यानी कि मार्शल्सिया में इसके पेरेंट्स को रखा गया होगा और वहीं पे इसका जन्म होता है, वहीं पे उसका पालन पोषण होता है लिटिल डोरिट का, यानी कि एमी डोरिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डू द कैरेक्टर्स ग्रेट ग्रैंड बॉन्डरबाई एंड सीसी ज्यूब अपीयर। तो ये जो कैरेक्टर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ये किस नॉवेल में अपीयर होते हैं चार्ल्स डिकेंस के? तो दैट इज वेरी फेमस नॉवेल हार्ड टाइम्स। It is the 10th novel of Dickens, published in 1854. The book serves English society and satirizes the social and economic condition of the era. हार्ड टाइम्स, जिसमें ग्रैंड ग्रैंड बॉन्डर बाय सीसी ज्यूब नाम के कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, ये चार्ल्स डिकेंस का 10वां नॉवेल है, 1854 में पब्लिश होता है और इसमें भी इन्होंने सेटराइज ही किया है इंग्लिश सोसाइटी को लेकर। तो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसी को लेकर चार्ल्स डिकेंस ने अपने इस बुक हार्ड टाइम्स में क्या किया है, सेटराइज किया है।
तो याद रखेंगे ग्रैंड ग्रेन, बॉर्डर वे और सीसी जूप, ये है हार्ड टाइम्स में और ये पब्लिश्ड होता है 1854 में। Question number 4. What does all the clocks set at 20 minutes to 9 in Miss Havisham's room in Great Expectations symbolize? Great Expectations ये चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है। 1861 में ये पब्लिश्ड होता है। इस नॉवेल में मिस हैविसन नाम की एक कैरेक्टर होती है जिन्होंने अपने घर की जो क्लॉक्स हैं उनको बंद कर रखा है और उसमें हमेशा एक ही टाइम सेट की गई है, दैट इज 20 मिनट टू 9, यानी कि 9 बजने में 20 मिनट बाकी। तो इस टाइम को इन्होंने अपने घर के क्लॉक में सेट कर रखा है और वो क्या करती हैं, वो जो क्लॉक है वो क्लोज है, हमेशा वही सेम टाइमिंग रहती है उन क्लॉक्स में। तो पूछा जा रहा है कि ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। तो इट सिंबलाइजेस दैट मिस हैविसन डू नॉट वांट एनीथिंग टू चेंज। तो ये सिंबलाइज करता है कि मिस हैविसन किसी तरह का चेंज नहीं चाहती हैं अपनी लाइफ में, दैट इज व्हाई शी हैड डू दिस थिंग इन द नॉवेल। तो याद रखेंगे मिस हैविसन इज द कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जिन्होंने अपने महल में, ठीक है, जिसे सेटिन हाउस के नाम से जाना जाता है, उसमें टाइम को क्या कर रखा है, एक फिक्स टाइम पे सेट कर रखा है क्लॉक को और वो टाइम कभी चेंज नहीं होता है। तो यही बताया जा रहा है कि ये सिंबलाइज कर रहा है कि मिस हैविसन किसी तरह का चेंजेस नहीं चाहती हैं अपनी लाइफ में। दिस नॉवेल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्सरोमन novels in which the writer focuses on psychological and moral growth of the protagonist from childhood to adulthood. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किस तरह का नॉवेल है, बिल्डिंग्स रोमन टाइप का नॉवेल है और इसमें राइटर ने फोकस किया है जो प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट कौन है इस नॉवेल का, बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में, दैट इज फिलिप प्रेप, जिसे शॉर्ट में प्रेप कहा जाता है। तो प्रेप जो प्रोटागोनिस्ट है उसके साइकोलॉजिकल और मोरल डेवलपमेंट और ग्रोथ पे फोकस किया गया है इस नॉवेल में, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक, दैट इज व्हाई इट इज फॉल under the category of Bildungsroman. Next question, with whom did Pip live at the beginning of the novel Great Expectations? तो Great Expectations का जो मेन कैरेक्टर है पेप, वो नॉवेल में स्टार्ट में किसके साथ रहता है, तो वो नॉवेल में स्टार्ट में अपने सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ रहता है, अपने सिस्टर के हस्बैंड के साथ। His elder sister is depicted as uncaring who beats Pip regularly while his brother-in-law is a blacksmith and his best friend. तो जो पीप है वो अपनी सिस्टर, एल्डर सिस्टर के साथ रहता था और एल्डर सिस्टर के हस्बैंड के साथ। तो इसकी एल्डर सिस्टर जो होती है बहुत ही अजीब होती है, हमेशा पीप को मारा करती थी, डांटा करती थी, जबकि इसका जो ब्रदर इन लॉ यानी कि इसकी एल्डर सिस्टर का हस्बैंड था वो एक अच्छा पर्सन था, वो ब्लैक स्मिथ का काम करता था, तो पीप भी उसी के साथ काम करता था और वो इस पीप का एक तरह से अच्छा दोस्त भी था। Question number 6. Oliver Twist is also known as the Paris Boys Progress. Oliver Twist चार्ल्स डिकेंस का ही नॉवेल है और इस नॉवेल का सेकेंड टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। It is Dickens' second novel, published really from 1837 to 1839 and as 3 volumes book in 1838 before the serialization ended, published in the magazine Bentley's Miscellany. ओलिवर ट्विस्ट जिसका सेकंड टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, ये डिकेंस का सेकंड नॉवेल है और फर्स्ट नॉवेल क्या होता है, पिकविक पेपर होता है, ये डिकेंस का सेकंड नॉवेल है और फर्स्ट नॉवेल भी सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड हुआ था, ये भी सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड होता है 1837 से 39 के बीच में। लेकिन ये नॉवेल जो है सीरियल फॉर्म में एंड होने से पहले ही बुक के फॉर्म में 1838 में बुक के फॉर्म में ये पब्लिश्ड हो जाता है। तो याद रखेंगे चार्ल्स डिकेंस का सेकेंड नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट और
ज्यादातर इनकी नॉवल सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुए थे, तो ये भी सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है। लेकिन जो सीरियलाइजेशन है उसके एंड होने से पहले ही, एक साल पहले, बुक के फॉर्म में भी ये आ जाता है 1838 में। किस मैगजीन में सीरियल फॉर्म में ये नॉवेल आता था? तो दैट इज बेंटलेस मिसलेनी। Question number 7. Which novel does the following quote of Dickens belong to? I care for no man on earth and no man on earth care for me. बहुत ही अच्छी सी लाइन है। ये चार्ल्स डिकेंस के वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज से लिया गया है। याद रखेंगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। अप्रैल नवंबर 1859 टू 1850 अप्रैल टू नवंबर 1859 में ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, और 1859 में बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है। अ टेल ऑफ टू सिटीज हिस्टोरिकल नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, जिसकी सेटिंग लंदन और पेरिस भी होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसमें से कोई भी एक फैक्ट उठाकर क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। पहली चीज तो याद रखना है कि बुक के फॉर्म में कब पब्लिश होता है, 1859 में। सेकेंड थिंग, सेटिंग कहाँ है, लंदन और पेरिस। थर्ड थिंग, किस टाइम पीरियड में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले और उस दौरान। कैरेक्टर देख लेते, चार्ल्स टॉर्नी, सिडनी कॉटन, मैडम डिफॉर्स, डॉक्टर मैनेट, लूसी मैनेट। तो ये सारे कैरेक्टर्स इन अ टेल ऑफ टू सिटीज के। और लाइन क्या है, अ केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ, सॉरी, आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर फॉर मी। इसमें डॉक्टर मैनेट को स्टार्ट में दिखाया गया है कि ये 18 इयर्स के बाद जेल से छूटते हैं और जाते हैं लंदन अपनी बेटी लूसी मैनेट से मिलने, जिसको इन्होंने कभी देखा नहीं था। तो ये सारे डिटेल्स हैं इस नॉवेल के बारे में, आप लोग याद रखेंगे। बहुत सारे कोटेशन इस नॉवेल से फेमस है, उसी में से एक है, आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर फॉर मी। और इसके अलावा और भी कोटेशन है, तो उसे आप लोग रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड डिकेंस द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट? इट्स हेनरी जेम्स। तो डिकेंस के लिए ये बात किसने की है, ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवेलिस्ट? हेनरी जेम्स ने कहा है। डिकेंस बेस्ट नोन वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। तो डिकेंस के जो बेस्ट नोन वर्क्स हैं वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, और उसमें से फेमस है अ टेल ऑफ टू सिटीज। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बेस्ट सेलिंग नॉवेल के रूप में उस समय का था, यानी कि अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है बेस्ट सेलिंग नॉवेल थी एट द टाइम की। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड इट इज द कस्टम ऑन द स्टेज इन ऑल good murderous melodramas to present the tragic and the comic scenes in as regular alteration as the layers of red and white in a wide of streaky well cured bacon। तो ये बात किसने कही है, तो चार्ल्स डिकेंस ने कहा है। ये जो स्टेटमेंट है याद रखेंगे, चार्ल्स डिकेंस की स्टेटमेंट है। इसमें ये कहते हैं कि इट इज द कस्टम ऑन द स्टेज इन ऑल गुड मर्डरस मेलोड्रामास to present the tragic and the comic scenes in as regular alternation as the layers of red and white in a shade of streaky well-cured bacon। तो चार्ल्स डिकेंस की ये स्टेटमेंट से डिकेंस set the stage for this off rhythms in his 1838 novels text Oliver Twist। तो ये जो कोटेशन है कहाँ से लिया गया है, चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, 1838 में ये पब्लिश होता है, और ये डिकेंस का सेकेंड नॉवेल है, तो इसी नॉवेल से ये कोटेशन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, डिकेंस कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ थॉमस ग्रेट ग्रीन। थॉमस ग्रेट ग्रीन को कहा जाता है कि ये डिकेंस के कैरिकेचर के रूप में है, डायरेक्ट उनका पोर्ट्रेयल हुआ है थॉमस ग्रेट ग्रीन के कैरेक्टर में। तो थॉमस ग्रेट ग्रीन कौन है, इज द फर्स्ट कैरेक्टर
We meet in hard times and one of the central figures through whom Dickens weaves a wave of intricately connected politeness and characters. तो बस इसमें आप ये याद रखिएगा कि टॉमस ग्रेडग्रीन जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है हार्ड टाइम्स नॉवेल के डिकेंस के, और साथ में ये सेंट्रल फिगर भी है। फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंस दैट कि जब हार्ड टाइम नॉवेल की शुरुआत होती है तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारे सामने आता है दैट इज टॉमस ग्रेडग्रीन। The opening scene in the novel Mr. Gradgrind's speech to a group of young students। तो जब नॉवल ओपन होता है और सबसे पहले ये कैरेक्टर मिस्टर ग्रेडग्रिन आते हैं तो ये एक स्पीच दे रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, एक ग्रुप होती है उन्हीं को। और मिस्टर ग्रेडग्रिन के लिए ये बात कही गई है स्क्वायर कोट, स्क्वायर लेग, स्क्वायर शोल्डर्स। तो याद रखेंगे स्क्वायर कोट, स्क्वायर लेग और स्क्वायर शोल्डर्स किस कैरेक्टर के लिए बात की गई है? टॉमस ग्रेडग्रीन के लिए। टॉमस ग्रेडग्रीन कौन है? पहले कैरेक्टर है जो कि हार्ड टाइम में सबसे पहले अपीयर होते हैं। हार्ड टाइम चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है, ये सारी चीजें याद रखेंगे। और ओपनिंग सीन में मिस्टर ग्रेडग्रीन स्पीच दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, करते रहिए सो दैट कि मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।